Hello guys, welcome to my channel Nursing Era. Today we will discuss something that every nurse must know. How to create a universal nursing care plan that applies to all diseases. Whether you are a nursing student, a practicing nurse or preparing exams, this video will guide you step by step. First of all, a nursing care plan. What is nursing care plan? A nursing care plan is a structured approach used by nurses to provide personalized care. It follows the nursing process, which includes five key steps that are assessment, that is also known as data collection, nursing diagnosis, that also known as problem identification, planning, or the expected outcomes on the criteria of SMART. Nursing interventions with the rationale and evaluation. These plans help the nurses to provide a consistent, evidence based, and patient centered care. Okay, let's start the Universal Nursing Care Plan, a template for all the diseases. A first step in any care plan is assessment. This involves gathering both subjective data and the objective data. What is subjective data? Subjective data what the patient reports, जो कि पेशेंट हमें आके रिपोर्ट करता है, कंप्लेन करता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा. फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट माइट से आई फील वीक एंड टायर्ड ऑल द टाइम. जैसे कि एक पेशेंट आता है और कंप्लेन करता है या रिपोर्ट करता है या कहता है कि आई फील वीक, कि मैं कमज़ोर महसूस करता हूँ, एंड टायर्ड ऑल द टाइम, और मैं हर टाइम जो है थका हुआ फील करता हूँ. तो क्या है, पेशेंट ने रिपोर्ट किया. वी ऑल्सो आस्क अबाउट मेडिकल हिस्ट्री, medications, लाइफस्टाइल एंड द मेंटल हेल्थ. ओके, तो किसी भी एनी डिजीज़ में जब आप सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, पेशेंट कंप्लेन्स पेन, फटीग, डिजीनेस एंड नोजिया. एज अ नर्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी डिजीज़ होती है मस्ट उसमें पेन होता है, फटीग फील होती है, डिजीनेस फील होती है एंड नोजिया भी होता है. सेकंड नंबर पे सब्जेक्टिव डाटा के अंदर हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, कि पेशेंट की इलनेस जो है उसके बारे में जब वो अपने बारे में बताएगा कि ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के बारे में बताएगा कि कब शुरू हुई और ड्यूरेशन कितनी देर तक रही और सिविरिटी उसकी सिविरिटी कितनी थी. ठीक है, पेशेंट इन तीनों चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करेगा. एंड नंबर थर्ड विल बी साइको सोशल कंसर्न, कि क्या उस डिजीज़ की वजह से एंजाइटी फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा, व्हाट वी ऑब्जर्व और मेजर. ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नर्स या मेजर करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा. तो किसी भी डिजीज़ के अंदर जो है हम लोग क्या क्या देखते हैं, वाइटल साइंस देखेंगे बच्चों, जिसके अंदर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर आ जाएगा. उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, कि जो भी हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिन करेंगे और जो फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी तो ऑब्जेक्टिव डाटा में वो भी लिखेंगे. उसके बाद लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स, के लेबॉर्ट्री से जैसे कि हम पेशेंट आता है उसके ब्लड सैंपल्स भेजते हैं अकॉर्डिंग टू द एनी डिजीज़ कंडीशन, उसके मुताबिक जब हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा में शामिल होंगे. उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स होंगे. ठीक है, जब हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे जो भी स्किन चेंजेस आएंगी वो लिखेंगे. स्वेलिंग है तो वो हम लोग ऐड करेंगे. और उसके बाद वीकनेस. तो ये किसी भी डिजीज़ के लिए हम ऑब्जेक्टिव डाटा जो है ऐसे लिख सकते हैं, वाइटल साइंस, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स,
साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें स्किन चेंजेस देखेंगे, स्वेलिंग एंड वीकनेस जो है हम लोग डाटा जो है ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं नंदा अप्रोच नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड करते हैं। जैसे कि जब हम लोग असेस कर लेते हैं पेशेंट को, नंबर वन जो कंपोनेंट था असेसमेंट, जब हम लोग इसमें असेस कर लेंगे पेशेंट के सब्जेक्टिव पेशेंट की कंडीशन को, सब्जेक्टिव डाटा ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा ले लेंगे, उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग द नंदा क्लासिफिकेशन। नंदा अप्रूव्ड नर्सिंग डायग्नोसिस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और एक टैम्पलेट दिया हुआ होता है हर डिजीज से रिलेटेड जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड की गई होती हैं। ठीक है, और ये जो डायग्नोसिस होती हैं वो पेशेंट की रिस्पॉन्सेज के ऊपर फोकस करती हैं rather than द मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, इसमें मेडिकल कंडीशंस जो है वो पेशेंट का फोकस नहीं किया जा रहा होता, जस्ट पेशेंट के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, जैसे कि जो डिजीज़ है वो उसकी कॉजेटिव एजेंट क्या था, उसके साइन सिम्टम्स क्या थे, तो इसके अंदर ये सारा वही ऐड किया जाता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड नर्सिंग डायग्नोसिस जो है अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इनफेक्टिव, ये आप नोट कर लीजिएगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होती हैं, पेन रिलेटेड होती हैं, जिस तरह से भी मोस्टली जो है हम लोग इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस की नर्सिंग डायग्नोज ऐड करते हैं। उसके बाद हर जो डिजीज़ होती है वो कंसर्न्ड होती है विद द पेन, सो एक्यूट और क्रोनिक पेन। ठीक है बच्चों, तो दूसरा है एक्यूट और क्रोनिक पेन। उसके बाद है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि हर डिजीज़ में इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो हम ये भी किसी भी डिजीज़ के नर्सिंग डायग्नोसिस में हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डेफिशिएंट नॉलेज, क्योंकि डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जिनसे रिलेटेड जो है लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं डेफिशिएंट नॉलेज। एंड उसके बाद इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। ठीक है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी के पेशेंट कुछ ऐसे डिजीज़ के साथ होते हैं जिसमें वो बेड से जो है एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते, और कुछ सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, और कुछ ट्रॉमेटिक पेशेंट्स होते हैं, तो वो जो है फिजिकल मोबिलिटी जब नहीं कर पा रहे होते तो हम ये नंदा नर्सिंग डायग्नोज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंजाइटी एंड फियर भी ऐड कर सकते हैं, एंजाइटी एंड फियर, क्योंकि हर पेशेंट को जब भी जो है ब्रेकडाउन होती है, उसकी डायग्नोस होती है कि पेशेंट जो है इस बीमारी के साथ, इसको ये बीमारी हो गई है, ये डिजीज़ उसकी डायग्नोस हो गई है, तो पेशेंट फेयरफुल फील करता है, एंग्जाइटी होता है, फील करता है, तो हम ये भी नर्सिंग डायग्नोस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू ऑल द डिजीज़। ठीक है बच्चों, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नर्सिंग डायग्नोसिस की। अब जो है हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से जो है रिलेट कर रहा है डिफरेंट डिजीजेस के साथ। तो नंबर वन जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो है पेन, जिसमें अक्यूट पेन भी हो सकता है, क्रोनिक पेन भी हो सकता है, रिलेटेड टू डिजीज स्पेसिफिक कॉजेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जिस भी डिजीज से रिलेटेड आप बना रहे हो नर्सिंग केयर प्लान, तो उस डिजीज से स्पेसिफिक जितने भी कॉजेज होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट कॉज होगा, आप उसमें यहाँ पर ऐप ऐड करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू के बाद। एंड नंबर सेकंड इज इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। अगर हम इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न की नर्सिंग डायग्नोसिस को लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेट वो कर रहा होगा विद द रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज। जाहिर सी बात है उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो इनफेक्टिव है, तो वो रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज से ही रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप उसकी कॉज लिख देंगे उस डिजीज की, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन के अंदर क्या है, रिलेटेड टू वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है,
कि वो रिलेट करेगा कि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, वीक हो चुका है। आगे है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की डायग्नोसिस जो है ये कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाएगा कि इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो वो रिलेटेबल होगा रिलेटेड टू द लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है बच्चों, लास्ट में जो है एंग्जाइटी की बात करते हैं। एंग्जाइटी विल बी रिलेट टू द डिजीज प्रोग्नोसिस और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करेगा कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो एक ऑटोमेटिक जो है ना रिस्पॉन्स होता है कि वो डिजीज प्रोग्नोसिस के साथ भी एंग्जाइटी फील कर रहा होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन होते हुए भी, हॉस्पिटलाइज्ड होकर भी जो एंग्जाइटी को फेस कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्मार्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो है ना हम स्मार्ट गोल्स को सेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग बाय स्मार्ट? ठीक है, तो स्मार्ट का मतलब होता है SMART। तो दिस इज द एब्रिवेशन फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग स्मार्ट गोल्स को सेट करेंगे, जो होते हैं शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कि विद इन द रिक्वायर्ड पीरियड में जो है वो मेजर किए जा सकें और अचीव भी हो जाएं, और रियलिस्टिक भी हो और टाइम बाउंड हो। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग ये ऐड करेंगे। ठीक है, और जैसे कि अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्मार्ट गोल्स की, तो हमारे पास ये आ जाता है कि पेशेंट विल वर्बलाइज द पेन रिलीफ अ लेवल एट अ लेवल लेस देन 3 out of 10 विद इन द 8 आवर्स। तो ये एग्जांपल है कि 8 घंटे के अंदर जो पेशेंट है वो पेन से रिलीफ फील करेगा। पेन का जो लेवल होगा, जो स्केल होता है उसमें 10 के अंदर से उसका जो है लेस देन 3, ठीक है, जो है वो वर्बलाइज करेगा। Patient will maintain the oxygen saturation above 95% within 24 hours। कि अगर वो ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो हमारा जो प्लान होगा, गोल होगा, वो ये होगा कि हम 24 आवर्स के अंदर जो पेशेंट की जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो 95% जो है वो मेंटेन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स बिफोर डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐड की हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लानिंग, the patient will reduce the pain. For example, pain scale less than 3 out of 10 within 24 hours। तो एक हो गया हमारा ये प्लान। एंड द नंबर सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं, पेशेंट विल मेंटेन द स्टेबल वाइटल साइंस विद इन नॉर्मल लिमिट्स। कि पेशेंट जो है वो स्टेबल वाइटल साइंस जो है नॉर्मल लिमिट के अंदर मेंटेन कर लेगा। एंड आगे है, अगर हम जब इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसका प्लान हम लोग जो है इससे रिलेटेड हम ये प्लान सेट करेंगे, द पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिव ब्रीदिंग। फॉर एग्जांपल जो उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा, ठीक है, 12 to 20 पर मिनट्स होगा, और कोई भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साइंस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जहाँ के यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो अगर हम ये वाली यूज़ करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, तो बच्चों हमारे पास जो हम प्लान बनाएंगे तो ये होगा कि पेशेंट विल मेंटेन और कंज्यूम द एडिक्वेट न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, ईट 75% ऑफ द मील डेली, कि वो 75% ऑफ द मील जो है वो रोज़ लेगा। द पेशेंट विल वर्बलाइज रिड्यूस एंग्जाइटी विद इन 48 आवर्स। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि ये एंग्जाइटी से रिलेटेड है। अगर आप ये नंदा की नर्सिंग डायग्नोस एंग्जाइटी की ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखी है, तो आप जो प्लान बनाएंगे वो ये होगा कि पेशेंट विल वर्बलाइज रिड्यूस एंग्जाइटी विद इन 48 आवर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस विद द रैशनेल। ठीक है बच्चों, विद द रैशनेल की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टेप के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम एक एक्शन लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग को जो हम प्लान करेंगे उसको जो है उसके लिए हम इंटरवेंशंस करेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे। ठीक है, और ये जो एक्शंस होंगे, ये जो नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगी,
वो चूज़ की जाती हैं, बेस्ड होती हैं पेशेंट नीड्स के मुताबिक, कि जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड हम इंटरवेंशंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नंबर 1, मॉनिटर द वाइटल साइंस रेगुलरली, कि हम लोगों ने पेशेंट के जो वाइटल साइंस है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। नंबर 1, देखें हर डिजीज़ के अंदर कोई भी आप डिजीज़ लेंगे उसमें हमने वाइटल साइंस रेगुलरली ज़रूर मॉनिटर करने होते हैं। उसका रैशनल क्या है? टू डिटेक्ट द अर्ली साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कि अर्ली साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। नंबर 2 होगा असेस पेन लेवल्स फ्रिक्वेंटली, कि हमने अगर पेशेंट पेन की कंडीशन में है, किसी भी डिजीज़ की वजह से वो पेनफुल फील कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेन लेवल को पेन स्केल के हिसाब से असेस करेंगे फ्रिक्वेंटली। ठीक है, एंड और एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पेन रिलीफ, कि जो भी पेशेंट के पेन से रिलेटेड जितने भी प्रिस्क्राइब्ड पेन रिलीफ मेडिकेशंस होंगी हम उसको एडमिनिस्टर कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट encourage the deep breathing and positioning changes, कि अगर वो जो पेशेंट है वो ब्रीदिंग से रिलेटेड किसी भी डिजीज़ में मुब्तला हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि उसको डीप ब्रीदिंग एनकरेज करेंगे और उसकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे। इसका रैशनल है क्या होगा? टू इम्प्रूव द लंग फंक्शन, उसके लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के को इनकरेज करेंगे और उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रोवाइड द वुंड केयर एंड मेंटेन द हाइजीन, कि अगर वो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है या किसी भी तरह के वुंड है उसको, तो उसकी हम क्या करेंगे, वुंड केयर प्रोवाइड करेंगे और हाइजीन प्रोवाइड करेंगे उसको। उसका रैशनल है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए हम लोग वुंड केयर प्रोवाइड करेंगे एंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट इनकरेज अ बैलेंस डाइट, कि हम एक बैलेंस डाइट को एनकरेज करेंगे। इफ़ अ पेशेंट इज माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर वो अपना खाना जो है मील जो है वो डेली बेसिस पर नहीं प्रॉपरली कंज्यूम कर पा रहा है, तो हम लोग उसको बैलेंस डाइट को एनकरेज करेंगे। इसका मकसद ये होगा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एज नीडेड, क्योंकि पेशेंट को एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने की खातिर हम उसकी क्या एनकरेज करेंगे, बैलेंस डाइट वो कंज्यूम करे, इसको एनकरेज करेंगे। आफ्टर दैट हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे और उसकी फैमिली को भी एजुकेट करेंगे। ठीक है, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट डिजीज मैनेजमेंट एंड होम केयर, कि जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा या हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है तो उसकी फैमिली को भी इनकरेज करेंगे कि जो है उसकी डिज़ीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में हम उसको एजुकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, काउंसल करेंगे और घर में जो केयर है उसके बारे में भी हम लोग उसको काउंसल करेंगे। उसके बाद है प्रोमोट द इमोशनल सपोर्ट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, कि हम उसको इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसे डिजीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट जो होता है पेशेंट की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा होता है, जैसे कि वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रोमोट करेंगे। उसके पीछे क्या मकसद होगा, टू रिड्यूस द एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, कि हम लोगों ने जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा डिजीज से रिलेटेड मेडिकेशन हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे और उसके साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है एवेलुएशन। ठीक है, एवेलुएशन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें हम असेस करते हैं कि आया हमने जो इंटरवेंशंस की हैं वो प्रॉपरली वर्कड कर रही हैं, उनने प्रॉपरली वर्क किया कि नहीं किया। डिड द पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूव, कि क्या पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है, और आर दे मीटिंग द सेट गोल्स, क्या वो जो हमने यहाँ पर इस जगह पर जो प्लान सेट किए थे क्या वो हम अचीव कर चुके हैं, मीट कर लिए हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है डिड द पेशेंट अचीव पेन रिलीफ, क्या पेशेंट का पेन रिलीफ कम हो गया है। इज द पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन स्टेबल, क्या पेशेंट की सेचुरेशन स्टेबल है, सेचुरेशन बैलेंस हो गया है, स्टेबल हो गई है कि नहीं।
हैज़ द पेशेंट अंडरस्टूड द एजुकेशन प्रोवाइडेड, कि क्या पेशेंट को जो एजुकेशन या जो है काउंसलिंग की गई है, उसको जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू द डिजीज़ मैनेजमेंट और द होम केयर, ठीक है, तो क्या उसने प्रॉपरली अंडरस्टूड कर लिया है उसको या नहीं। और यहाँ पर है जिसके अंदर मेट आएगा, पार्शली मेट होगा और नॉट मेट्स होगा, ठीक है। जो हम लोग गोल्स को मेट कर लेंगे तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, द पेशेंट रिपोर्ट्स रिड्यूस्ड पेन, स्टेबल वाइटल्स एंड इम्प्रूव्ड सिम्टम्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद है अगर वो पार्शली मेट होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सम इम्प्रूवमेंट सीन, कि कुछ इम्प्रूवमेंट जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं, बट फर्दर इंटरवेंशंस नीडेड, बट कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, फर्दर इंटरवेंशंस को हम लोग मॉडिफाई करके इसको अचीव कर सकते हैं। एंड नॉट मेट में क्या आएगा, जब हम जो भी इंटरवेंशंस करेंगे उसने अगर हमारे जो सेट गोल्स हैं उसको अचीव नहीं किया, तो नॉट मेट में होगा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, नो इम्प्रूवमेंट्स। रीअसेस इंटरवेंशंस, कि हम लोगों ने इंटरवेंशंस को दोबारा से असेस करना है कि वो क्यों पेशेंट की कंडीशन को ठीक नहीं कर पा रही हैं। एंड मॉडिफाई द केयर प्लान, कि हम लोग केयर प्लान जो है उसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से हम यूनिवर्सल नर्सिंग केयर प्लान जो है ऑल डिजीज़ के लिए बना सकते हैं बच्चों। और एक बात जो है याद रखनी है कि हर पेशेंट जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है केयर प्लान उसकी डिजीज़ से अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई फील हुई है, आपके लिए हेल्पफुल थी, डू नॉट फॉरगेट to like, share, and subscribe for more nursing content. Also, comment below if you would like a nursing care plan for a specific disease. I would love to hear from you. Thank you very much.